नमस्कार, स्वागत है आपका देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह उपस्थित हूं आप सबके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों PMKY 3.0 के RPL टाइप 1 के बारे में, जो प्रपोजल निकाला है मध्य प्रदेश ने। MPSSD EGB यानी कि मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड ने ये प्रपोजल निकाला है। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, किसके लिए प्रपोजल निकाला गया है ये, और कौन एप्लीकेबल है, टारगेट कितना है, कहां पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपके लिए खास क्या है, क्यों इसे भरें क्यों ना भरें, हम इस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं आज की ये रिपोर्ट। RPL टाइप 1 PMKY 3.0 के तहत ये निकाला गया है। एमपी में MPSSD EGB ने निकाला है, यानी कि मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड ने। किसके तहत है ये स्कीम दोस्तों? ये है जल जीवन मिशन के तहत। इसमें आपको मुख्य रूप से चार जगहों में ट्रेनिंग देनी है, जो कि कंस्ट्रक्शन और प्लम्बिंग दो सेक्टर में आपको चलाने हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, मैसन, जनरल जैसे जो रोल रहेंगे। कुल 5 स्टेप में आपको ये RPL प्रोसेस करना है। सबसे पहले मोबिलाइजेशन, सेकंड नंबर पर है प्री स्क्रीनिंग, थर्ड नंबर पर है ओरिएंटेशन, चौथे नंबर पर है फाइनल असेसमेंट और पांचवें नंबर पर है सर्टिफिकेशन एंड पे आउट। हम सभी स्टेप की चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे वीडियो देखते लाइक कर दीजिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में स्किल से जुड़ी हर जानकारी समय पर मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीस की। दोस्तों, इस प्रपोजल के लिए फीस रखी गई है मात्र 1000 रुपए, जो आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक आपकी EMD रखी गई है 50,000 रुपए की। टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट है 50,000 का, जो कि आपको पूरे MP के लिए दिया जा रहा है। लेकिन इस 50,000 में से 30,000 आपको इनिशियल पायलट फेज के लिए दिया जाएगा। बाकी बचा 20,000 का टारगेट आपको तब दिया जाएगा जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, या आप कह सकते हैं कि ये उन TPs के लिए है जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं RPL को चलाने में। लास्ट डेट 27 अक्टूबर रखी गई है। 27 अक्टूबर से पहले आपको इसको भरना होगा। दोस्तों, आगे चलते हैं, क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संस्था कम से कम 3 साल पुरानी हो, उसके पास पैन, इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट और उसका GST अवेलेबल हो। सेकंड पॉइंट पर है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, जिसके अंदर 200 लाख यानी कि 2 CR का टर्नओवर मांगा गया है 2016 से 2021 तक, यानी कि पिछले 5 सालों का आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, जिसको आपका CA आइडेंटिफाई करे UDI नंबर के साथ CA सर्टिफिकेट के रूप में। थर्ड पॉइंट पर है आपकी ट्रेनिंग कैपेबिलिटी। दोस्तों, 2016 से लेकर 2021 तक पिछले 5 सालों में आपने कम से कम 1500 कैंडिडेट को ट्रेनिंग दे रखी हो STT या RPL में। इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि आपने ये सेंटर में काम किया हो, आपने किसी स्टेट के साथ भी काम किया हो तो भी चलेगा, लेकिन 1500 प्लस का डेटा रिक्वायर्ड है, जिसको आप टारगेट कंप्लीशन में दिखा सकते हैं, जो आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं। और इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि बच्चे सर्टिफाइड हो, यानी कि सिर्फ कंप्लीशन ऑफ टारगेट के साथ साथ आपको सर्टिफाइड कैंडिडेट दिखाना होगा 1500 के रूप में। नंबर 4 पर है सर्टिफाइड ट्रेनर। TOT सर्टिफाइड ट्रेनर मांगा गया है, जो आपको कम से कम एक दिखाना है किसी भी जॉब रोल में, जिसकी 31 मार्च 2022 तक की वैलिडिटी हो सर्टिफिकेशन की। इसके रूप में आपको TOT सर्टिफिकेट मेंशन करना होगा इस प्रपोजल में। नंबर 5 पर है दोस्तों नॉन ब्लैकलिस्टिंग सर्टिफिकेट। ये डिक्लेरेशन आपको देनी होगी। इस बार ये 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको मेंशन करके देना होगा। दोस्तों, इसके कुछ की फीचर्स दे देते हैं, जिसमें बताया गया है कि इस प्रपोजल में क्या नया है आपके लिए। आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, ये रहे की फीचर्स। इस RFP के तहत प्रपोजल को सबमिट करना ये सुनिश्चित नहीं करता कि आपको PMKY 3.0 में जल जीवन मिशन में टारगेट मिल गया है, यानी कि आपको ये प्रपोजल भरते ही सुनिश्चित नहीं होना है कि काम मिल गया है। इस RFP की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए किसी भी संस्था को नया ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए ये RFP बढ़ावा नहीं देता, यानी कि आपको नया सेंटर बनाने के लिए नहीं कहा गया है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेंटर है तो आप उस पर जाएं। किसी भी संस्था को गारंटी के साथ टारगेट देने का कोई भी दावा MPSSD EGB नहीं करता। ये RFP सिर्फ उन संस्थाओं को प्रपोजल लगाने के लिए इनवाइट कर रहा है जिन संस्थाओं को अनुभव है
वे संस्थाएं मध्य प्रदेश के एक से अधिक जिलों में प्रपोजल अप्लाई कर सकती हैं। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद चयनित संस्था को एग्रीमेंट या सैंक्शन ऑर्डर के लिए इनवाइट किया जाएगा। पीएमकेवाई 3.0 की गाइडेंस को फॉलो किया जाएगा और इस योजना में कंसोर्टियम, फ्रेंचाइजी या सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए अनुमति नहीं दी गई है। तो ये ध्यान रहे कि आपको इंडिविजुअली ये प्रपोजल भरना होगा। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 12 घंटे यानी कि 4 घंटे प्रतिदिन की रखी गई है। बैच साइज में आप कम से कम 20 और मैक्सिमम 50 कैंडिडेट को रख सकते हैं। सर्टिफिकेट और मार्कशीट वितरण समारोह में सभी कैंडिडेट के वीडियोस और फोटोज को हार्ड कॉपी के रूप में इनवॉइस की प्रिंट आउट के साथ MPSSDGP या फिर JJM में जमा करवाना होगा। कैंडिडेट्स को इस योजना में डालने के लिए टीपी को 2 स्टेप को फॉलो करते हुए सबसे पहले कैंडिडेट से सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि उसका एक्सपीरियंस लेटर, उसके आधार जैसे डॉक्यूमेंट लेने होंगे। उसके अलावा प्री असेसमेंट या कैंडिडेट सेल्फ असेसमेंट भी करानी होगी, जिसके लिए क्वेश्चन बैंक खुद टीपी को बनाना होगा उस जरूरत के अकॉर्डिंग। ये एक सेल्फ असेसमेंट होगी जो प्रत्येक कैंडिडेट के लिए जरूरी है। फाइनल असेसमेंट SSC या असेसमेंट एजेंसी के साथ जो नॉर्म्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ली जाएगी। लास्ट पॉइंट पर देख लेते हैं। एनरोलमेंट करते हुए QP के अकॉर्डिंग एज क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान रखते हुए वैलिड आधार और बैंक अकाउंट के साथ आपको कैंडिडेट को प्रोसेस करना होगा। ये कुछ की पॉइंट्स है। इसके बाद बात करते हैं पेमेंट लेआउट की। दोस्तों, पेमेंट एक बड़ा मेजर इश्यू होता है। कब पेमेंट आएगी, कब पेमेंट नहीं आएगी, टीपी को बहुत चिंता होती है। 3 दिन का ये RPL कैंप आपको लगाना है। थर्ड डे आपको एग्जाम करवाना है। एग्जाम के दौरान और पूरे ट्रेनिंग सेशन के दौरान आपको सारे एविडेंस जैसे वीडियोस, फोटोज का खास ध्यान रखना है। ये वीडियोस आपके इनवॉइस के साथ जाएंगे ताकि आपको पेमेंट मिल सके। पेमेंट मेथड 100% है, आपको पूरी पेमेंट मिलने वाली है, लेकिन उस पेमेंट को तभी दिया जाएगा जब आप सारे एविडेंस, वीडियोस, फोटोज, जितने भी डिटेल्स हैं आप सही तरीके से सबमिट कर पाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एवल्यूशन क्राइटेरिया की। इसमें 100 नंबर दिए गए हैं। इन 100 नंबर में से आप कितने नंबर ले पाते हैं देख लीजिए, इस मार्कशीट के अकॉर्डिंग या फिर इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग। जैसा आप देख पा रहे हैं 3 से 4 साल की पुरानी संस्थाओं के लिए 5 नंबर रखे गए हैं, जो कि मिनिमम है। 4 से 5 साल की संस्थाओं के लिए 6 नंबर और जो 5 से 6 साल पुरानी संस्थाएं हैं उनको 7 नंबर दिए जाएंगे। सेकेंड नंबर पर टर्नओवर। टर्नओवर में मिनिमम 2 से 3 CR के टर्नओवर वाली संस्थाओं को 10 नंबर दिए जाएंगे। 3 to 4 CR में 12 और 4 to 5 CR में 14 मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि हाईएस्ट मार्क्स है। आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ का है तो आपको 14 नंबर मिल जाएंगे। सी यानी कि थर्ड नंबर पर है आपने कितने कैंडिडेट को ट्रेन किया है। 1500 to 2000 कैंडिडेट्स के अंदर आपको 10 मार्क्स नोट किए जाएंगे। 2000 कैंडिडेट से ऊपर 11 और 3000 से ऊपर 12 नंबर दिए जाएंगे 4000 कैंडिडेट तक। डी पर है ट्रेनर के लिए, एक ट्रेनर के लिए 1 मार्क है, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 3, यानी कि 3 ट्रेनर आपके पास अवेलेबल है तो आप 3 मार्क्स ले पाएंगे इस प्रपोजल के लिए। इसी तरह ई पर देख लेते हैं दोस्तों, एफ पर और जी पर ये मार्किंग दी गई है आपको इस 100 नंबर में से। जी में दिया गया है प्रपोज लोकेशन ऑफ RPL ट्रेनिंग। जो लोकेशन आप प्रपोज करने वाले हैं उसमें एस्पिरेंशियल और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखते हुए 2 मार्क्स और बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 मार्क्स की डिटेल दी गई है। एवल्यूशन क्राइटेरिया की बात देख लेते हैं दोस्तों NHS को। NHS की बात करने वाले हैं हम आपके सामने, किस स्ट्रक्चर में क्या भरना है ये हम बताएंगे आपको। आपकी स्क्रीन पर 1 बाय 1 हम दिखाने वाले हैं सब NHS को, ध्यान से देखिए। NHS की बात करें तो 10.1 यानी कि पहला NHS आपके सामने है जो है फॉर्मेट ऑफ कवरिंग लेटर का, जिसमें आपको रेफरेंस नंबर, डेट, आपकी कंपनी का नाम, आपकी साइन स्टैम्प, आपका नाम, संस्था के ऑथराइज पर्सन का नाम डालना है। ये आपका रहेगा NHS 10.1 में। 10.2 है प्रपोजल सबमिशन टेम्पलेट। इसके अंदर आपको नेम ऑफ PIA, रजिस्टर्ड एड्रेस, स्टेट, ऑथराइज पर्सन जैसी डिटेल भरनी है। ईमेल ID, वेबसाइट से लेकर आपका डेजिग्नेशन और डेट, इसमें भी आपको मेंशन करना होगा। GST नंबर भी आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट नंबर 10.3 एनुअल टर्नओवर स्टेटमेंट है दोस्तों, जिसमें आपको 2016 से 17 और 2020 से 21 यानी कि 5 साल का पूरा टर्नओवर का डिटेल मेंशन करना है वर्ड्स और फिगर्स में। 10.4 पर है सेल्फ डिक्लेरेशन, जो कि नॉन ब्लैकलिस्टेड TPs के लिए है। इसमें आपको मेंशन करना है कि आप कहीं से ब्लैकलिस्टेड नहीं है। ये आपको ध्यान रहे कि ये 1000 के स्टाम्प पेपर पर निकालना होगा।
10.5 लेक्चर है लिस्ट ऑफ टीओटी क्वालिफाइड ट्रेनर का, जिसमें आपको आपकी संस्था का नाम, ट्रेनर का नाम, उसका आधार नंबर और किस जगह में ट्रेनर है वो ये सब मेंशन करना होगा। लेक्चर नंबर 10.6 है डिक्लेरेशन ऑफ ट्रेनर, यानी कि उस ट्रेनर की डिक्लेरेशन है जिसका आप टीओटी सर्टिफिकेट यूज करने वाले हैं, उसके सर्टिफिकेट की इश्यूइंग डेट, वैलिड डेट सब आपको मेंशन करनी होगी विद आधार, फोन नंबर, ईमेल आईडी। 10.7 लेक्चर है कैंडिडेट्स ट्रेंड एंड सर्टिफाइड थ्रू एससीटीआरपी के बारे में, जिसमें आपको आपकी संस्था का नाम, कौन से प्रोग्राम में आपने ट्रेनिंग दी है, वर्क ऑर्डर नंबर क्या है, डेट क्या है और किस टाइप का ये है, आरपीएल यानी कि एसटीडी, और स्टेट ऑफ वर्क, प्लेस ऑफ वर्क जैसी चीजें मेंशन करनी है। किस फाइनेंशियल ईयर में आपने बच्चों को ट्रेन किया, सर्टिफाइड किया, ये भी आपको मेंशन करना है। 10.8 है प्रीबिड क्वेरी और 10.9 जो कि मेन लेक्चर है लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पोल, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं मध्य प्रदेश के जहां पर आपको टोटल टारगेट शो हो रहा है 50,000 का, जिसमें से आपको कहां पर कितना करना है ये सब दिया गया है। एक्सपेरिएंशियल है या बैकवर्ड है, वहां पर यस और नो का आपको सिंबल मिल जाएगा। ये था आरपीएल टाइप का प्रपोजल जो निकाला है MPSSDEGB ने। इसके अलावा इसमें क्यों ये प्रपोजल भरे, क्यों ना भरे, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट आपने देख लिए है, क्राइटेरिया आपने देख लिया है, लास्ट डेट आपको मालूम पड़ गई है। ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, इसे लाइक जरूर करें दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम देखते हैं इस प्रपोजल को आप क्यों भरे और क्यों ना भरे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रपोजल एमपी यानी मध्य प्रदेश के लिए है, कोई भी पीआईए भर सकता है इस प्रपोजल को। ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि एमपी का ही पीआईए होना चाहिए, लेकिन वो पीआईए, वो टीपी जो एमपी में काम करना नहीं चाहते हैं वो इस प्रपोजल को ना भरें। यदि आप एमपी में काम करना चाहते हैं ये प्रपोजल आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें फीस भी कम है। जैसा हमने कहा फीस है 1,000 रुपये, लेकिन साथ में 50,000 रुपये की ईएमडी भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि फीस कम है, ईएमडी ज्यादा है। आप सोच सकते हैं अगर आपको ईएमडी ज्यादा लग रही तो प्रपोजल ना भरे, अदरवाइज प्रपोजल भर सकते हैं। 1500 कैंडिडेट्स सर्टिफाइड एंड ट्रेन का रिकॉर्ड मांगा गया है। यदि आपने नहीं ये रिकॉर्ड अचीव किया है, आपने ट्रेनिंग नहीं दी है, तो आप वैसे ही इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं, तो आपको ये प्रपोजल नहीं लगाना चाहिए। नए ट्रेनिंग सेंटर के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रपोजल भरना चाहिए। अगर आपको जरूरत पड़ती है सेंटर की तो आप बनाएं, तब जब काम मिलता है। लेकिन अगर आपके पास सेंटर नहीं है एमपी में तो आप ये प्रपोजल न भरें, क्योंकि आपके लिए कॉस्टली हो सकता है। 50,000 का एक बड़ा टारगेट दिया जा रहा है दोस्तों इस प्रपोजल के लिए, लेकिन इसके अलावा स्टेटस भी ज्यादा है। सेल्फ असेसमेंट और एसएससी या एबी जैसी असेसमेंट के रूप में 2 असेसमेंट आपको लेनी होगी। इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको वीडियोस और फोटो के रूप में जमा करना होगा। इस स्टेटस को देखते हुए ही आप ये प्रपोजल भरें। प्रपोजल के साथ साथ एक बात और मेंशन की गई है कि कंसोर्टियम और फ्रेंचाइजी मॉडल अवेलेबल नहीं है, तो वो संस्थाएं जो कंसोर्टियम पे जाने की सोच रही हैं तो वो इस प्रपोजल को न भरें। तो दोस्तों ये था प्रपोजल MPSSDEGB यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत PMQI 3.0 का आरपीएल प्रोजेक्ट, इसके बारे में हमने बताया आपको। इसके अलावा कोई भी क्वेरी आपकी अगर होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम निसंदेह आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगली बार मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।